ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द ग्लोबल पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप थंबनेल को देखे होंगे तो आपको जरूर ही पता हो गया होगा कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए, जो भी पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ कि आज मैं बताने वाला हूँ आपको आगामी जो सैनिक स्कूल की जो परीक्षा होने वाली है, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा जो होने वाली है 28 जनवरी 2024 को, इस परीक्षा से रिलेटेड कुछ ऐसे मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं जिसे पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। उन प्रश्नों में से मैं यहाँ पर 5 प्रश्नों को लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले लिख लिया क्योंकि बिकॉज आप बहुत ज्यादा टाइम लगता है लिखने में, तो फिर आप भी बोर हो जाते हैं देखते देखते, इसलिए मैंने इस चीज को पहले लिख लिया। एक्चुअली अगर मेरे पास अगर वो डिजिटल बोर्ड होता तो मैं कुछ और ही बेहतर तरीके से, कुछ और ही अट्रैक्टिव तरीके से आपको और ही समझा सकता था, बता सकता था चीजों को, और ये थोड़ा फास्ट हो सकता था। तो चलिए देखिए, आप जो है ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये 5 हैं, ठीक है, और 5 क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ओके। फिर स्क्रीनशॉट करने के बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए, बैक में जाइए और देखिए क्या आप इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपना रफ उठाइए, कॉपी उठाइए, सॉल्व करना शुरू करिए। देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कर लिया, वेरी गुड, वेरी वेल। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से वीडियो पर बैक में आइए, वीडियो पर फिर बैक आइए, चालू कीजिए। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन में तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं जरूर आपको रिस्पांस करूंगा, जरूर आपको उत्तर दूंगा। कैसे कोई जो है प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा ये मैं जरूर आपको रिस्पांस करूंगा, आप जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। दूसरी बात, मैं इन क्वेश्चन को ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा ऐसे बेहतरीन तरीके से, ताकि ये नहीं है कि आप केवल इसी क्वेश्चन को समझ पाए, आप इससे संबंधित, इससे रिलेटेड या इससे थोड़ा उधर करके भी अगर क्वेश्चन किया जाए तो आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर जाएं, आसानी से उस चीज को समझ जाएं और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस एक एक क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम पहला क्वेश्चन को लगाएंगे। उसके लिए मैंने पहले ही नीचे स्पेस रखा है, इसीलिए तो मैंने 5 ही क्वेश्चन को लिखा है, बिकॉज आप अगर पूरा क्वेश्चन से भर देते तो फिर लिखते कहां पे, क्वेश्चन सॉल्व कहां से करते हैं, ठीक है। जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं हो पा रहा है तब तक तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही कुछ मेहनत ज्यादा ही करना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड अगर हो जाता है ईश्वर की कृपा से तो फिर से और भी बेहतर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रुपए 600 की एक राशि है, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में रुपए 720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सबसे जरूरी बात ये होता है ना क्वेश्चन को समझना, और ये वाले क्वेश्चन तो और ही जरूरी है, और भी सारे क्वेश्चन को, लेकिन ये तो और ही, बिना पहले समझे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यदि आप क्वेश्चन को आप अच्छे से, तो आपको समझना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो आई एम 100% श्योर आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बिना सॉल्व किए ही। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को समझना। कह रहा है रुपए 600 की एक राशि, मतलब 600 रुपए की एक राशि है। चाहे मान लीजिए सपोज दैट आप ही के पास है 600 रुपए है, 4 वर्ष में 720 हो जाती है। अभी 600 रुपए है, 4 साल के बाद वही जो 600 रुपए है 720 रुपए हो जाता है। क्लियर, आपके पास 600 रुपए है, 4 साल में वही राशि 720 हो जाता है। 720 होगा कैसे, या तो आप ले जाके बैंक में जमा करेंगे या तो किसी को उधार देंगे। तो बैंक में जमा करेंगे तो बैंक आपको ब्याज देगा, किसी को उधार देंगे तो भी आपको ब्याज देगा, तो वही ब्याज इसमें जुड़ करके हो जाती है कितना, हो 720 रुपए आपकी हो जाएगी। इतना तो समझ रहे हैं ना, आगे बढ़िए। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए, यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है, ये जो है 600 रुपए का 4 वर्ष में 720 रुपए हो गया है, लेकिन कितने ब्याज लगा है 600 रुपए पर कि 720 हुआ है, ये ब्याज इस दशा में हमको पता नहीं है। उसी के तुरंत बाद आगे क्वेश्चन कर दे रहे हैं, ब्याज हमको अभी वो नहीं पता, लेकिन ये तुरंत कर रहा है क्वेश्चन कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दिया, मतलब जितना दर इसमें लग के 600 रुपए में लग करके जितना वार्षिक दर लग के 720 रुपए हुआ है, उसी दर में हमको 2% की वृद्धि कर देनी है। अगर मान लीजिए 3% लगा हुआ हो, अगर मान लीजिए 600 पर 300% लग करके वार्षिक 720 हुआ है, तो हमको उसमें 2 जोड़ना है, 5% कर देना है। लेकिन हमको अभी पता नहीं है, हम तो ऐसे मतलब सपोज दैट बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि 3% लग करके हुआ हो तो उसमें हमको 2 जोड़ देना होगा।
लेकिन हमें पता नहीं, इसका मतलब हमको पहले तो ज्ञात करना पड़ेगा ना कि जितना इस पे ब्याज दर, जितना 600 रुपए से 720 रुपए जो हुआ उसमें जो ब्याज दर लगा होगा उस ब्याज दर को ज्ञात कर पाएंगे, तभी तो उसमें 2% अधिक कर पाएंगे। चलिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो ये है इसका ब्याज दर 600 रुपए से 720 रुपए हो गया, इसमें जो ब्याज दर लगा उसको पहले ज्ञात करना होगा, तब हम उसमें 2% अधिक कर पाएंगे, उसमें जोड़ पाएंगे। कह रहा है तो 4 वर्ष में कितनी राशि हो जाएगी, फिर कह रहा है कि 2% जो जोड़ करके हमको निकालना है धन, वो भी 4 ही वर्ष में निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। आपको अब क्वेश्चन को हम यहाँ पर लगाने के लिए लिख करके चीजों को बताएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये करना है इसका जो ब्याज, इसका जो दर है, इसका जो दर है, जो 600 रुपए से 720 रुपए हुआ है, तो कितना दर लगा है वार्षिक, उस दर को पहले निकालना है। ठीक है, तो दर को निकालने के लिए सबसे पहले ये जानिए, दर को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, दर बराबर, पहले ही आपको बता दे रहा हूं, दर बराबर होता है साधारण ब्याज, मतलब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे होता है मूलधन गुणे समय। ये होता है आपका फार्मूला दर के लिए। फिर सोचिए यहाँ पर, अगर हमें दर अब निकालना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, साधारण ब्याज पता होना चाहिए, 100 तो है ही है, मूलधन पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए। वेरी गुड, यहां पर हमें दो चीज तो पता है पहले से, बहुत अच्छी बात है। मूलधन पता है 600 रुपए था, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम ये निकाल रहे हैं यहाँ पे कि 600 रुपए जो 720 रुपए हुआ है, तो कितने दर लगा है उसमें कि 720 रुपए हुआ, वो निकाल रहे हैं, क्योंकि दर जब हमको पता हो जाएगा तभी उसमें 2% और प्लस करके हम फिर से तब निकाल लेंगे, तो तब कितना रुपए हो जाएगा हमारे साथ, तब हम निकाल लेंगे। ठीक है, तब कितना रुपए हो जाएगा। देखिए, तो दर हम 600 720 रुपए होने में वो वाला दर निकाल रहे हैं। तो हमें 600 रुपए मूलधन हमको पता है, मूलधन रख लेंगे, समय 4 साल हुआ ये भी रख लेंगे, लेकिन साधारण ब्याज हमको पता नहीं है। अब साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, तो साधारण ब्याज के लिए सूत्र होता है, साधारण ब्याज के लिए सूत्र होता है, साधारण ब्याज के लिए सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो अब देखिए यहाँ पर तो मिश्र धन मूलधन दोनों आपको पता है, ये 600 रुपए मूलधन था पहले, वही बढ़ करके जितना हो गया 720 रुपए, ये हो गया मिश्र धन। तो इस मिश्र धन में से हम क्या करते हैं, 720 रुपए में से मूलधन को 600 रुपए घटा देते हैं, तो कितना आ गया हमारा 120 रुपए। इसका मतलब हमें साधारण ब्याज मिल गया अब 120 रुपए। अब क्या, अब तो हम दर को निकाल ही सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज पता ही कर लिए, मूलधन पता ही है 600, समय पता ही है 4 वर्ष, तो हम चलिए अब निकाल लेते हैं हम दर को, तो दर निकाल लेते हैं यहीं पर आगे करके। देखिए, साधारण ब्याज कितना आया हमारा 120 रुपए गुणे 100 बटे मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 600 रुपए गुणे समय कितना है 4 वर्ष। अब 100 से ये 6 बार में कट गया, ओके। अब 6 से काट दीजिए, 6 एक 6 और 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 0 के यहाँ लिख लीजिए 20 हो गया। अब फिर 4 एक 4, फिर 4 से काट दीजिए, 4 बचे 20। अब आपका जो दर आया, हमेशा प्रतिशत में लिखते हैं, कितना आ गया 5% वार्षिक, ओके। अब जब दर 5% वार्षिक हो गया, अब क्या करना है, अब उसी दर में 2% और क्या करना है, बढ़ा करके तब हमको निकाल लेना, तब हमारा धन कितना हो जाएगा। तो फिर अब क्या करते हैं, अब इस 5% में दर में, अब दर में 2% वृद्धि करने पर दर जो प्राप्त होगा, दर में 2% वृद्धि कर देने पर, मतलब 2% अधिक कर देने पर, वृद्धि कर देने पर, वृद्धि करें मतलब अधिक कर देने पर ब्याज, तो कितना रुपए लगा था, ब्याज दर कितना लगा था पहले 600 जो 720 हुआ, तो 5% लगा था, इसमें कितना परसेंट जोड़ देना हमको 2%, कितना परसेंट हो गया, तो 7%। अब जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको जब दर मिल गया, ये दर हम 2% करके निकाल लिए, 7% आ गया, तो हमें समय जो 4 ही साल में निकालना है, और जो हमारा पैसा वही है, मूलधन हमारा वही रहेगा, तो कितना रुपया हो जाएगा, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, फिर साधारण ब्याज हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे इस 7% पर, तभी हम फिर से मूलधन जो 600 रुपए है उसी में साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। तो चलिए अब निकालते हैं हम साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, ये होता है फार्मूला साधारण ब्याज का, अंडरस्टैंड। अब क्या करते हैं, मान सारा रखते हैं, कितना है, मूलधन कितना है 600 रुपए, दर कितना है 7%, तो परसेंट यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, समय कितना है 4 वर्ष बटे 100। अब 100 से ये 6 बार में क्या हो गया, कट गया, तो बचा कितना 6 गुणे 7 गुणे 4, नीचे कुछ नहीं बचा है, एक बचा है, एक का कोई मतलब नहीं है। अब मल्टीप्लाई करिए,
6 का 7 में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 हो गया 42, 42 में 4 गुणा कर लीजिए, 42 में 4 से गुणा करेंगे आप 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना आया 168। हेलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है हम लोग निकाले थे तो 120 रुपए, कितना परसेंट 5% तभी हमको पता हुआ था ना। तो अब यहाँ पर हमने जब 2% बढ़ा दिया ब्याज दर में, 5% लग करके आज हमने निकाला था, उसमें जब 2% बढ़ा दिया 7% हो गया, तब हमने साधारण ब्याज निकाला तो आ गया 168 रुपए। अब हमको बताना कुल कितना रुपए तब हो जाएगा, तो पहले कितना था, तो पहले कितना मिश्रधन निकाल लीजिए, तो पहले कितना था, पहले था आपका 600 रुपए। ये मिश्रधन कब का है, 2% का क्या कर देने पर, वृद्धि कर देने पर, 2% का वृद्धि कर देने पर 2% का वृद्धि कर दिया गया है, तब जाकर के मिश्रधन जो हमको प्राप्त हुआ है वो कितना होगा, तो 600 हमारा मूलधन था, अब जब 2% वृद्धि किए 7% हुआ है तो कितना आया है 168। अब जोड़ दीजिए कितना आ गया 768 रुपए, ये हो गया आपका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा। एक बार और मैं बता देता हूं, देखिए 600 रुपए था, 4 साल में ये जो है हो गया है 720 रुपए। कितना दर लगा है ये हमको पता नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि जो भी दर लगा हुआ था उस दर में 2% और वृद्धि कर दी जाए, तब बताइए कि वो जो है 4 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा। तो अब हमको दर में 2% की वृद्धि करने के लिए हमको सबसे पहले जो दर लगा हुआ है उस दर पे हमको पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमने उस दर को निकाला, तो उस दर को निकालने के लिए हमें साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय का ये फार्मूला लगता है। तो हम दर को निकालेंगे तो हमको साधारण ब्याज पता होना चाहिए और मूलधन पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए, लेकिन हमको साधारण ब्याज नहीं पता है, तो इसलिए साधारण ब्याज को हमने क्या किया, यहाँ पर निकाल लिया। साधारण ब्याज कैसे निकाला हमने, तो जो मिश्रधन हुआ था 720 रुपए, इसमें से हमने 600 रुपए मूलधन जो था उसे घटा दिया, तो कितना आ गया साधारण ब्याज हमारा 120 रुपए। अब हमने 120 रुपए रख दिया, साधारण ब्याज कितना गुणे 100 बटे मूलधन कितना था 600 गुणे समय का क्या था 4। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें कैलकुलेशन किया, जो कटने वाला था काटा, अंतिम में हमको मिल गया दर, जो हमको मिल गया ये दर 5% मिल गया। अब हमको पहले वाला दर मिल गया, हम उसी दर में 2% और जोड़ दिए, कितना परसेंट हमारा हो गया 7%। अब करके तो अब बताइए धनराशि कितनी हो जाएगी, इतने परसेंट पर। इतने परसेंट पर करने के लिए हमने फिर साधारण ब्याज, हमको फिर साधारण ब्याज चाहिए क्योंकि 7% पर अब तो अलग आएगा ना साधारण ब्याज, बढ़ करके आएगा, पहले 5% पर आया था, अब जो है बढ़ करके आएगा। तो हमने क्या किया, पहले साधारण ब्याज निकाल लिया ताकि हमको साधारण ब्याज पता हो जाएगा 7% पर, तो हम मूलधन में 600 में जोड़ करके हम बता देंगे कुल कितना रुपए आएगा। तो साधारण ब्याज कितना आया 168 रुपए 7% पर। तो हमने 2% की वृद्धि करने पर कितना मिश्रधन होगा 600 में हमने 168 जो साधारण ब्याज हुआ है उसको मैंने जोड़ दिया, तो फिर कितना आ गया 768 रुपए। ये हो गया आपका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा और उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। तो इसका अपना आंसर जो आया है, इसका जो आंसर आया कितना आया है 768 रुपए, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तार 2 से 3 बटे 4 मीटर लंबा है। तार की लंबाई थोड़ा क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ लेते तब अभी लिखते हैं, लेकिन ये तार की लंबाई लिख देते हैं, कितना है 2 सही 3 बटे 4 मीटर। अब 2 से 3 बटे 4 मीटर है, तो ये तो आपका कंप्लीट में सही रूप में लिखा नहीं क्या है, हम साधारण भिन्न में इसको बदल लेते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 में, तो 4 दूना हो जाएगा 4 2 जा 8, और फिर 3 को ऐड कर लेंगे, 3 को जोड़ लेंगे, तो 4 दूना 8, 8 3 11, 11 बट हो गया 4 मीटर, इतना मीटर आया है। ओके, चलिए इतना मीटर हमारे पास लंबा, इतना मीटर लंबा हमारे पास तार है। कह रहा है कि वह 2 भागों में टूट जाता है। वह कितने भागों में टूट जाता है 2 भागों में, लेकिन जो 2 भागों में टूटा है एक भाग दूसरे भाग से 5 बटे 8 मीटर क्या हो जाता है बड़ा है। एक भाग, जैसे मान लीजिए कि ये तार है, ये एक आपका एग्जांपल मान लीजिए, ये क्या है आपका तार है, और इसकी पूरी जो लंबाई है, ये पूरी लंबाई है 11 बटे 4 मीटर है। ये मान लीजिए क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ये तार जो है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन टूटता है तो कह रहा है कि एक टूटेगा तो 2 भाग में होगा कि नहीं होगा, होगा ही ना। तो टूटेगा तो एक भाग जो है दूसरे भाग से 5 बटे 8 मीटर बड़ा है। मान लीजिए तो एक भाग अगर दूसरे भाग से 5 बटे 8 मीटर बड़ा है, तो इसका मतलब निश्चित है 1 मीटर, एक जो भाग है वो ज्यादा बड़ा होगा, एक भाग छोटा होगा। मान लीजिए इसका हो गया टूट गया, यहाँ से ये जो है टूट गया, यहीं से ये टूट गया था। ठीक, तो ये जो भाग है, इस भाग से ये वाला भाग जो बड़ा वाला 5 बटे 8 मीटर बड़ा है, और जितना भाग इस भाग से अभी जो इसका जो भाग है ना, इतना
इस भाग से ये वाला भाग 5/8 मीटर बड़ा है। तो बताइए कि तार के बड़े भाग की लंबाई क्या होगी। ये 5/8 मीटर बड़ा है, तो लंबाई नहीं इसका, ये 5/8 मीटर बड़ा है। किससे 5/8 मीटर बड़ा है? जितना ये था उससे 5/8 मीटर बड़ा है। अगर मैं आपको एग्जांपल तौर पर समझा दूं, अगर मैं कह दूं ये 2 मीटर है, 2 मीटर है, तो ये कितना होगा? तो जितना मीटर है ये 2 मीटर, उसमें 5, उससे अभी 5/8 ज्यादा है, तो 2 + 5/8 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि ये वाला भाग जो है इस वाले भाग से 5/8 मीटर ज्यादा है। हाई वाला भाग जितना भी होगा उसमें 5/8 जोड़ देंगे तो हाई वाला हमको क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा, ये वाला भाग। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करें क्या, हम ये जो भाग, जो छोटा वाला भाग है, इसको मान लेंगे x मीटर है। यहां से यहां तक मान लीजिए आप x मीटर है। तो बड़ा वाला भाग कितना हो जाएगा? तो बड़ा वाला भाग हो जाएगा आपका जितना मीटर ये है उसके मीटर में हमको क्या करना है, कितना ज्यादा, इससे कितना ज्यादा बड़ा है। तो प्रश्न में लिखा हुआ है कितना बड़ा है दूसरे वाले भाग से, बड़ा वाला भाग 5/8 मीटर, इसमें 5/8 और क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। अब ये हो गया इतना मीटर, अंडरस्टैंड। और ये दोनों पूरा मिला कितना है? 11/4 मीटर। तो अब क्या, अब तो पता ही हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमने इसको x, छोटा वाला x मान लिया, बड़ा वाला इससे 5/8 था तो उसमें x में 5/8 जोड़ लिया, तो इतना हो गया हमारा बड़ा वाला। हमको बड़े वाले की लंबाई पूछ रहा है, तो हमारा x आया हुआ है, x का इसका मान निकालना पड़ेगा। x का मान जब निकल जाएगा तो इसमें रख देंगे, तो हमको इसका लंबाई हमको पता हो जाएगा। अब x का मान निकलेगा कैसे? तो चलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्नानुसार चलेंगे। क्या करेंगे हम, जो ये जो माप आखिर में ये इसी तार के, एक ही तार, इसी बड़े वाले तार के 11/4 मीटर वाले तार के ही ना ये दो भाग हैं, तो दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। x प्लस 5/8, इन दोनों को जोड़ने पर कितना मीटर टोटल हो रहा है, ये यहां से यहां तक कितना मीटर की लंबाई है, ये यहां से यहां तक, ये पता है आपको 11/8 के बराबर हो गया, 11/8 सॉरी 4। समझ में आ रहा है ना? छोटा वाला जो भाग है, छोटा वाले भाग से बड़ा वाला भाग 5/8 ज्यादा है ना, तो छोटा वाला यदि आप x मान लेंगे तो बड़े वाले जो है उससे 5/8 ज्यादा, तो उसमें 5/8 जोड़ेंगे ना। तो इसीलिए इसका हमको किसी का एग्जैक्ट मान पता नहीं था, हम मान रहे हैं इसको x माने, तो इसका हो गया x + 5/8। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे ये 5/8 ज्यादा, इसलिए इसमें जोड़ गया 5/8। अंडरस्टैंड? तो अब देखिए अब क्या है, तो अब पूरा का लंबाई हमने लिख दिया, पूरा का लंबाई हमको पता है 11/4, तो हम दोनों को जोड़ के लिखिए 11/4, क्योंकि यही एक तरीका हमको x का मान निकालने के लिए। तो अब देखिए x प्लस, पहले इसको हल कर लेते हैं ब्रैकेट वाले को, तो 5 का 8 में 8 का 5 में 8 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, 8x में फिर 5 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8x + 5। अब पूरे के बटे कितना आ गया, 8। ओके, ब्रैकेट हटा दीजिए। अब क्या हो गया आपका 11/4, ध्यान देना है। अब फिर 8x का मल्टीप्लाई करेंगे ax में, इसमें इसको फिर सॉल्व करेंगे, 8 का x में गुणा होगा तो हो जाएगा 8x प्लस, अब फिर ये 8 का x में गुणा होगा तो 8x हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस हो तो प्लस हो गया। अब ये 8x + 5 यहाँ पे ऐसे लिख लिया जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ अगर माइनस होता था ब्रैकेट में लिखना पड़ता आपको। पूरी कोटे कितना है, 8 आ गया, बटे 11 बराबर 11/4। अब क्या करिए, अब 8 को उधर भेज दिए तो हो गया 8 8 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 16x + 5। 8 इधर भाग, इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणा 11/4 गुणे हो जाएगा 8, 4 करने 4, 4 दूनी 8। तो अब क्या होगा आपका 16x बराबर, अब क्या करिए, अब ये 4 करने 4 नीचे 1 आ गया, तो कोई मतलब नहीं लिखने का 11/1, 11 पर समझ लीजिए। और यहाँ 8 कटा है 2 बार में, तो 11 का 2 में गुणा कर लीजिए, यहाँ गुणा, तो 11 दूना कितना हो गया 22। यहाँ +5 है, हमें 16x को लिखा है, +5 इसका मतलब हम उधर भेज रहे हैं, तो अब ये +5 इधर लिख लीजिए -5। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स? अब क्या आपको x की वैल्यू निकालनी, तो x बराबर, अब 22 में से 5 घटा दीजिए, 22 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 22 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 17। अब बटे, यहाँ बटे क्यों हम लिख रहे हैं, 22 में 5 गया 17, ये तो आप समझ रहे हैं ना, 22 में से 5 जाएगा 17 होगा। अब फिर ये 16 का x में गुणा है, हमको x का मान निकालना है ना, तो 16 को भी हम उधर भेजेंगे, इधर 16 का x में गुणा हो रहा है, इधर आएगा 16 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान आया, तार की कुल लंबाई आया 17/x 17/16 मीटर। ये सॉरी, तार की जो लंबाई है x का मान आया, जो छोटे वाले का मान x का मान है 17/16। हमने बड़े वाले तार को कितना हमारा माना हुआ है यहाँ पे, तो बड़े तार की लंबाई कितना आया था हमारा, माना था मैंने, तो x + 5/8 है, तो x का मान आपको मिला है 17/16, तो लिख लीजिए 17/16 + 5/8। अब जोड़ लिया जाए इसको, तो 16 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 से 16 कटेगा एक बार में 17 लिख लीजिए, फिर प्लस 8 से 16 दो बार में 2 बचे 10, 17 10 कितना हो गया 27/16 मीटर। यही हो गया आपका क्या आंसर। अगर इसे आप सही बटन लिखना चाहते हैं तो 27 में 16 से भाग दे दीजिए, तो 27 में आप 16 से जब भाग देंगे, 27 में आप
16 जब भाग देंगे तो 16 से एक बार हो जाएगा, 16 करने 16। अब 27 कितनी बार कितना है, 7 में 6 जाएगा, एक 2 में से एक जाएगा 1, तो आया आपका कितना, आप ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 11/16 मीटर। ये क्या हो गया आंसर। तो बड़े तार की लंबाई कितना आया, 1 सही 11/16। तो समझ में आया डियर स्टूडेंट्स। फिर से आपको एक बार बता देते हैं, देखिए ये जो एक कुल तार है, जिस कुल तार की लंबाई है 11/4 मीटर। ये जो तार जो है दो भाग में टूट गया है, जो एक भाग छोटा है और एक भाग बड़ा है। छोटा वाला भाग से बड़ा वाला भाग जो है, छोटे वाले भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तो हमको पता करना है कि बड़े वाले भाग की लंबाई कितनी है। प्रश्न में यही पूछा है कि बड़े वाले भाग की लंबाई कितनी है। तो हमने क्या किया, पहले छोटे वाले भाग को मान लिया। छोटे वाले भाग को यदि x मान लिया तो हमको पता है कि जो छोटा वाला भाग उससे 5/8 ज्यादा है ये मीटर। तो हमने छोटा वाला जो मान था उसमें 5/8 मैंने जोड़ लिया, तो हमको बड़ा वाला भी पता हो गया। अब क्या है, अब हमको बड़े वाले का हमको पूछ रहा है यथार्थ उसका कितना मान आएगा। यथार्थ मान मतलब कितना मीटर होगा, एग्जैक्ट कितनी मीटर होगी। इसमें तो हमने x मान रखा है, इसका मतलब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब x की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, इसके लिए आपको पता है कुल तार की लंबाई आपको पता है 11/4 मीटर। इसका मतलब हम इस x को और इस मतलब छोटे भाग को और बड़े भाग को जो लंबाई हमने माना है, फिर से अगर उसको जोड़ दे तो हमारा इतना ही होगा, क्योंकि उसी बड़े वाले भाग इसी तार के ये दोनों भाग हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। इतनी तार की लंबाई 11/4 के बराबर। तो ये हमने क्या किया, छोटे भाग की लंबाई को और बड़े भाग की लंबाई को जोड़ दिया, 11/4 हो गया। मैंने कैलकुलेशन किया, हमको x का मान मिल गया 17/16। अब जब 17/16 मान मिल गया तो हम बड़ा वाला भाग का हम लंबाई अगर ज्ञात करना चाहते हैं, बड़े वाले तार की लंबाई, तो जो मैंने माना था उसी में हमें x का मान रख दिया 17। x प्लस 5/8 मैंने माना था, x के मान के 17/16 मैंने रख दिया। फिर कैलकुलेशन किया 1 से 11/16। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब समझते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। तीसरा वाला क्वेश्चन वो मुझे मतलब ज्यादा कुछ में कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात इतना समझ लेना आपको, बस एक समझिए एक फैक्ट है ये कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए। कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए ये है 49328 ये है ना, इसमें कह रहा है कि जो संख्या है ना उस संख्या के अंकों का योगफल घटा दीजिए। तो एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए। ये मान लीजिए एक संख्या है, इसके अंकों का योगफल इसमें घटाना है, तो अंकों पहले जोड़ लिया जाए। 4 + 9 + 3 + 2 + 1। अब सबको जोड़ लिया जाए। 4 + 9 + 3 + 2 + 1। एक बार फिर ध्यान दीजिए, कह रहा है एक संख्या से, कोई संख्या हो यार, ये नहीं केवल यही एक संख्या है, आपके पास कोई भी संख्या हो। जैसे ये संख्या कितनी है, 49,331 है। अब इस संख्या के कह रहा है कि अंकों का योगफल घटा दिया जाए इसमें से। तो अंकों का योगफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 4 9 4 13 13 3 16 16 2 18 18 19 कितना आया 19। अब क्या करना है आपको, इसमें से आपको 19 घटा देना है। 19 घटा दीजिए। अब ये संख्या कितनी है, 49,321। इस संख्या में से इसी के अंकों के योगफल क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो कह रहा है कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या जो कि अब घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है, परिणाम जो प्राप्त हो रहा है, 11 में से 9 गया 2, 1 में से गया कुछ भी नहीं 0, 3 उतार लेंगे, ओके 9 उतार लेंगे, 4 उतार लेंगे, कितना आया 49,302। तो कह रहा है कि जो परिणाम स्वरूप जो प्राप्त संख्या मतलब ये संख्या प्राप्त हो वो सर्वदा मतलब हर समय कभी भी किस संख्या से विभाजित होती है। इन ऑप्शन में विकल्प दे दिया हूं, 2 से विभाजित होती है कि 5 से कि 8 से कि 9 से। सिंपल आपको आंख मूंद करके बोल देना है 9 से। आप चेक करके इसको देख लीजिएगा। कभी भी कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या के अंकों का जो योगफल है, उस अंकों का योगफल अगर उस संख्या को जो संख्या उसमें से घटा देंगे तो जो आपको परिणाम प्राप्त होगा, घटाने के बाद जो आपको मिलेगा वो निश्चित रूप से 9 से कटेगा तो कटेगा। ये था तीसरा क्वेश्चन, इसको आपके दिमाग में लर्न रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इसको जरूर फोकस करके ध्यान दे लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ लीजिए। ये तो ये भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे अलग तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी एक चौथे नंबर से ही आप और भी क्वेश्चन को भी कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, बस भरोसा रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। 4 ठीक है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। भैया देखो किसी की भी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा संख्या पूछता है, कितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता है, तो देखिए कितने अंक पूछ रहा है। तो यहाँ जैसे कितने अंक पूछ रहा है, सबसे छोटी 4 अंक की छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है। तो 4 अंक की छोटी छोटी संख्या किसी भी अंक की, यार ये नहीं 4 ही, 5 6 7 8 9 10, किसी भी अंक की छोटी छोटी संख्या पूछे तो आपको करना क्या है, जितने अंकों कह रहा है उसमें से सबसे पहले 1 लिख देना है। चलिए हमको 4 अंक लिखना है ना, यहाँ लिख रहे हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे पहले क्या करना है, 1 लिख लेना है। अब 1 लिख लेना है तो 4 अंक कह रहा है, 1 तो हमारा लिखा ही गया, अब को अंक बचे 3 अंक, 3 जीरो लगा लीजिए।
हो गया 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। कह रहा है उस 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा भैया। अब इसका मतलब इसका अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में, मतलब इसी को क्या करना है, हमें 1000 लाना है, लेकिन अभाज्य संख्या का गुणनफल करके लाना है 1000। इसका मतलब सिंपल सी बात है, इतना लिखने के सीधे उसको मतलब सीधे बहुत बड़ा पवारा लिखा है, आपको कंफ्यूजन डाला है। सीधे इसका मतलब ये हुआ कि वो पूछ रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य संख्या तो समझते हैं ना, किसी भी चीज का अभाज्य गुणनखंड कोई भी संख्या होती है जो उसका अभाज्य गुणनखंड होता है ना, मतलब गुणा कर करके आता है जो, वो कभी भी जो उसमें संख्या जो हम यूज करते हैं ना, वो कभी भी अभाज्य ही रहती है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहता है तो आप सिंपल उसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 1000 का एलसीएम निकालिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड भैया, अरे यार अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कह रहा है, मतलब अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है गुणन। तो उसके क्या करिए आप, एलसीएम निकालिए। 2 से 2 बचे 10, 10 कट गया ना, 0 बचा ना, उतार लीजिए, फिर उतार लीजिए, फिर 2 से 2 दूनी 4। अरे जब तक कि गाय के स्थान पे 0 होगा वो 2 से कटेगा, ये 0 ही नहीं, 0 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई यही क्या के स्थान पे तो 2 से कटेगा ही कटेगा, तो श्योर 100% है। तो 2 दूनी हो गया 4, 5 में से 4 आपका घट गया, 1 बचा ना, 10 हुआ, 2 बचे 10, पूरा कट गया, 0 उतार लीजिए, अब बचा है तो फिर 2 काट दीजिए भैया, क्योंकि काय के स्थान पे भी 0 आ रहा है। तो 2 से 2 ये करने 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 तो घटा है ना, 1 तो बचा है ना, 0 ले लीजिए, 10 हो गया, 2 बचे 10, फिर अब 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है। 5 2 7 1 8, 8 3 से कटेगा नहीं। अरे भाई 125 का अंक जो है, 125 संख्या जो है, इसके अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 5 2 7 1 8 ही आ रहा है ना, 8 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसमें तो ये 3 संख्या नहीं कटेगी। 4 से वही कटेगी जिसके इकाई रहने वाली कट जाएगी। 25 4 से कटता है नहीं करता, तो 125 भी नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा, 5 से वही संख्या कटती है जिसके इकाई का स्थान पे 0 या 5 हो। ओके 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, एक नहीं कटा, 2 ले लिए भाई, तो 5 मौखिक में भाग दिया जा रहा है, समझिए। तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 काट दीजिए, कितना बचा 2, 5 ले लीजिए, 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 बचे 25, फिर 5 से 5 करने 5, क्या आया तब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। जरा गौर कीजिए, प्रश्न में कह रहा है, कहां गया, यहाँ पे था, कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, ये देखिए ये अभाज्य संख्या है, दो खाली एक अभाज्य संख्या कौन होती है, जो केवल एक से और स्वयं से कटती है, मतलब जिसका गुणनखंड केवल 2 ही होता है, या तो एक रहेगा या तो स्वयं रहेगा, या तो नहीं, मतलब एक रहेगा और स्वयं रहेगा, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वही होती है अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे 2 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 2 5 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। अब देखिए गुणन, इसको हमने क्या किया, गुणनखंड कर दिया, इसको गुणा करके अलग अलग कर दिया ना, इसी को कहते हैं संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया था। गुणा करिए, अब इसका गुणा जब करेंगे फिर से आप, तो फिर से आपको 1000 मिल जाएगा। मेन बात है, जब हमने इसको क्या किया है, अभाज्य गुणनखंड जब मैंने किया है इसका, तो इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि जो गुणनखंड में प्रयोग की गई जितनी भी संख्या है सारी संख्याएं अभाज्य हैं, और एक किसकी है, किसका अभाज्य गुणनखंड है, 1000 का। यहाँ से देखिए कैसे निकाला गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है कह रहा है, 5 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या है। कोई भी भिन्न जब हो, ये भिन्न के रूप में ना, सबसे पहली बात है देखिए ये मिश्र भिन्न में लिखा गया है, तो सबसे पहले तो है ना कि इसको सबसे पहले हमको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। अब कोई भी संख्या साधारण भिन्न में कैसे, कोई भिन्न साधारण में कैसे बदलाती है, तो देखिए ना ये है बिल्कुल आसान सा, आपके एकदम 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको समझने में। ये जो है मिश्र में है, आपको साधारण में लिखना है, तो फिर करना क्या, आपको 16 में 12 से गुणा कर दीजिए, 16 में 12 से गुणा करिए और एक को जोड़ करके लिख लीजिए ऊपर। तो 16 का 12 गुणा कर लीजिए। अरे भाई 16 का जब 12 में गुणा करेंगे, आप न करिए अलग अलग, एक बार करिए, 12 छके 12 का, एक बार 12 गुणा करिए ऊपर 16 में, तो 12 का 6 में 12 छके 72 को 2 हासिल बचा 7, फिर 12 का करिए, 12 का 12 12 7 12 7 19, कितना आया 192। 16 का 12 गुणा किए डियर स्टूडेंट्स, तो कितना आया आपका 192। देखिए 12 छके 72 को 2 हासिल बचा 7, 12 का 12 12 7 19, 192 आया ना। अब क्या करना है, 192 जो है 16 का 12 गुणा 192 आया, उसमें अब एक जोड़ लेना है 193 बटे क्या आया 16। अब इसको भिन्न के रूप में बदल लीजिए। भिन्न के रूप में कैसे, आप अंश में हर से भाग दे दीजिए, 193 में 16 से भाग दे लीजिए, 16 करने 16, अब 9 में 6 गया 3 हुआ ना। अब क्या करिए 3 को उतार लीजिए, है ना,
यहाँ एक में से क्या कुछ नहीं भाई, 9 में 6 गया 3 हुआ, फिर अगला तो अंक उतारेंगे ना 33 हो गया, 16 से भाग देंगे, 16 करने 16 16 दूना 32, 3 में से 2 गया भाई 1, दशमलव आपको व्यक्त करना है ना, तो आप दशमलव लगाइए, तो यहाँ पे यहाँ दशमलव लगा लीजिए, यहाँ कुछ उतारने वाला नहीं है, फिर दशमलव लगा क्या बढ़ा लीजिए 0, भाग जा रहा है, भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, दशमलव लगाया 1 0 बढ़ा रहे हैं नहीं भाग जा रहा है, फिर 0 बढ़ा के 1 0 और बढ़ा दीजिए, है ना। तो 16 का अब पहाड़ बढ़िए 100 है, 16 छक्के भाई 16 छक्के 96 होता है ना, तो 10 में से 6 जाएगा कितना होगा आपका, 10 में से 6 जाएगा 4, और फिर यहाँ 9 बचा, 9 से 9 जाएगा कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, एक बार दशमलव लगा चुके हैं ना डियर स्टूडेंट्स, 0 बढ़ा सकते हैं आप, 16 दूना 32, फिर दोबारा लग चाहिए 16 दूना 32, कितना बचा 8, अरे ज्यादा नहीं आपको भगाना है, बस दशमलव के 2 अंक तक लिख लीजिए पर्याप्त है, इसका मतलब इसका दशमलव कितना आया 12.06, ये हो गया आपका आंसर। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसके बाद के भी बहुत सारे क्वेश्चन को मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, आप जरूर बताइए कमेंट करके प्लीज कि आपको ये मेरा ये जो क्वेश्चन था समझाने का जो तरीका था कितना अच्छा लगा, जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो तो जरूर लाइक कर लीजिएगा, दूसरे बच्चे जो भी नवोदय और या सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और एक अंतिम बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।